जैसे सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। लाइट की स्पीड से, लाइटनिंग स्पीड से सवाल कर दो। 1 + x² इक्वल टू क्या मानना, t माना। तो 1 + x² को t माना तो कितना आ गया x², 2x dx इक्वल टू कितना आ गया dt। तो x dx बराबर कितना आ गया, dt/2 आ गया। कितना आ गया, x dx इक्वल टू कितना आ गया, ये x dx बराबर कितना आ गया, dt/2। E और f इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो वही देखते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट की कहानी होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F के बराबर होगा। ठीक है, हाँ ये वाली बात कंफर्म है, बिल्कुल सही है। आज आपका वेडनेसडे हो गया, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन बचे हैं भाई। जितना मेहनत करना है कर लो एकदम तगड़े तरीके से। सैटरडे को जाके पेपर अच्छे तरीके से जाके फोड़ देना भाई, ठीक है। क्लास 12 मैथ्स मतलब मुकुल भैया। हेलो मेरे प्यारे लड्डू और गुड्डी, सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पार्ट 1 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं भाई, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक। ठीक है, सैंपल पेपर प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन थे उस वीडियो में। ठीक है, आज भी हम देखेंगे सैंपल पेपर प्लस पीवाईक्यू के इंपोर्टेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि मेरे भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिखते हैं। ठीक है, कई सारे सवाल 20 क्वेश्चन आपको दिखेंगे ऑब्जेक्टिव में। मैं आपसे बोल रहा हूं 10 से 15 सवाल ऐसे होते हैं जो पहली बारी में 1 मिनट के अंदर हो जाते हैं भाई। कई सवाल तो देखते ही हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो उसमें यह मत बोलना कि भैया आसान सवाल करा रहे हो। जैसे सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। और दूसरी बात यह है कि आप जल्दी से देखना। जैसे आपको ये सवाल करने वाला हूं, आपके सामने पहला सवाल लिखा हुआ sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, अगर आप इस सवाल को बिना पेन चलाए सही आंसर बता सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें ना आपकी मतलब ये है कि आपको ये पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, sec x, tan x, cot x और cos x। क्वेश्चन दे रखा है आपको sin x अपॉन cos स्क्वायर x। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है और आप बिना पेन चलाए बता दो आंसर। और मैं आपसे 100% बोल रहा हूं भाई, बहुत क्वेश्चन आपको देखेंगे जो आप बिना पेन चलाए सीधे टिक कर दो आंसर। ठीक है, और मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं मेरे भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, अंधाधुंध सवाल मत लगाओ, लगाए जा रहे हो भाई। एक सवाल लगा रहे हो उसे बहुत ढंग से लगाओ। अगर आपने 50 सवाल लगाए, 50 सवाल ऐसे लगाए कि हाँ भैया पूरे कंसेप्ट कवर हो गए। ठीक है, इस तरीके से लगाओ। ठीक है, सवाल देखो, क्वेश्चन दे रखा है sin x अपॉन cos स्क्वायर x। मेरे भाई इंटीग्रेशन करते हैं भाई, क्या करते हैं इंटीग्रेशन, देख जल्दी से देख भाई, जल्दी से क्या देख, sin x अपॉन cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू 1 अपॉन cos x। ठीक है, अब जल्दी से देख, sin x अपॉन cos x कितना आ जाएगा, tan x। cos x कितना हो जाएगा, 1 अपॉन cos x कितना हो जाएगा, sec x। और tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x। tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x। अब बताइए सवाल पेपर में दिखेगा, हाँ भैया बहुत दिखते हैं पेपर सवाल। ठीक है, इस तरीके के बहुत सवाल दिखेंगे इंटीग्रेशन से। ठीक है, बस कितने सेकंड में लगेगा, 15 सेकंड में आंसर आ जाता है इसका, एक नंबर 15 सेकंड में। ठीक है, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी भाई, मैं तो बोलता हूं 20 में से 20 एकदम। और उसमें कोई राइटिंग की भी चिंता नहीं है भाई। आपको अगर 2 नंबर का सवाल होता है तो अगर वहां कहीं एरर होता है तो आधा नंबर, मतलब अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, ठीक है, सही से नहीं लिखा, तो वहां पे नंबर कटते हैं। यहां तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है भाई। तो ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बना के रखना, मैं बता रहा हूं 20 नंबर होते हैं, बहुत होते हैं 20 नंबर। ठीक है, चलो भाई पहला सवाल उम्मीद है आसान था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 0 से 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx। अब बोलोगे भैया इसके ऑप्शन तो लिखे नहीं, ऑप्शन में लिख रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर निकालो। ऑप्शन में लिख रहा हूं, जब तक आप ऑप्शन लिखूंगा तब तक आपके आंसर आ जाना चाहिए भाई। ऑप्शन है आपके 1 -1 2 -2। ठीक है, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है भाई। जल्दी से बताओ एक आंसर आया नहीं आया, जल्दी से भाई। अब देखो मॉडुलस का सवाल है। ठीक है, 0 से 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको पढ़ा रहा था तो मैं बताया था मॉडुलस क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, आप ये देखो कि ये मॉडुलस के अंदर की वैल्यू किस पॉइंट पे 0 होगी। कल भी हमने एक सवाल देखा था, याद है आपको, कंटिन्यूटी वाला, जहां पर आपको एक फंक्शन देके गया था, 4 में से आपको एक ऐसा फंक्शन बताना था जहां पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस तो था बट डिफरेंशिएबल नहीं था। ठीक है, याद आया वो क्वेश्चन पार्ट 1 का, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला। सेम कंसेप्ट देखो, सेम कंसेप्ट का मतलब है वही पॉइंट यहां पर बताया जाता है बच्चे को कि अगर लिमिट कहां पे ब्रेक होती है। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन को कराने के लिए एक नया कंसेप्ट करा रहा हूं भाई, देख लियो, जैसे मैं लिखूं 0 टू x माइनस 2। देख भाई, तो यहां तो किस पॉइंट पे ब्रेक करेगा, 2 पे ब्रेक करेगा। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, लेकिन यहां तो ये कहां पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है। 2 तो इसकी क्या है, अपर लिमिट, तो यहां पे ब्रेक नहीं होगा। अच्छे से समझाया था भाई, प्रॉपर्टी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाके वीडियो देख लियो भाई वो।
ठीक है, सवाल देख फटाफट से अपनी। अब 0 से 2 के बीच की कोई वैल्यू उठा, 1 उठाई तूने, 1 यहां रख, 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1, -2 कितना हो गया, -1। -1 का मतलब मॉड के अंदर क्या बैठा है, नेगेटिव बैठा, मॉड के अंदर नेगेटिव बैठा है, तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ। कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। ठीक है, चल भाई, तो ये माइनस आ गया बाहर, 0 से 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx, तो ये आ जाएगा x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कितना आ गया 2x, और ये कितना आ जाएगा 0। सही है, अरे बात समझ में आ रही है भाई, नहीं आ रही तेरे, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब कर दे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ जाएगा, 2 की जगह x की जगह 2 डालेगा तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस कितना आ गया 4, बाकी x की जगह 0 डालेगा सब कुछ 0 हो जाएगा, तो भाई ये खत्म हो गया, तो कितना आ गया -2 -4, कितना आ गया, ये आ जाएगा 2। ऑप्शन सी एकदम सही है भाई। देख ले भाई इस सवाल को तो अच्छे तरीके से देख, इस सवाल को बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मॉडुलस वाले क्वेश्चन तैयार कर लियो, आ सकते हैं भाई पेपर में तेरे आएंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ रहे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मेरे को क्या करना भाई, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना मेरे भाई, इसका इंटीग्रेशन। चलो साहब इंटीग्रेशन में पकड़ो तो स्टार्ट करें। क्या करने वाले हैं सवाल को भाई, सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं 100%। कैसे, क्योंकि x किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है। तो फटाफट से भाई एकदम लाइट की स्पीड से, लाइटनिंग स्पीड से सवाल कर दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मानना, टी माना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, 2x dx इक्वल टू कितना आ गया dt, तो x dx बराबर कितना आ गया dt अपॉन 2 आ गया, कितना आ गया x dx इक्वल टू कितना आ गया, ये x dx बराबर कितना आ गया dt अपॉन 2। भाई स्पीड से चलूंगा, ध्यान रखियो, कितना आ जाएगा dt अपॉन 2 आ गया, dt अपॉन 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, इसे क्या माना तूने t, तो काम खत्म, कितना हो गया 1 अपॉन टी 1 अपॉन 2, और ये कितना आ गया √t dt, और √t का इंटीग्रेशन फटाफट से बोल दे भाई कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2। मैं नहीं बताने वाला भाई, देख लियो अपने पास 3/2, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो कौन सा सही आंसर लिख रहा है, किसके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है भाई, जरूरी नहीं है कि रखा रखी करे पेपर में, सीधे बता किसके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जिसके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, बाकी तो है ही नहीं ना डिनोमिनेटर में 3। बस इतना ही करना होता है भाई, पूरा आंसर मत लियो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये सारी टाइम बचाने की कवायद करी जा रही है आपके लिए, आपको कैसे भी करके ऑब्जेक्टिव सवाल 15 मिनट में करने हैं भाई, इतनी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 15 मिनट में करो तो टाइम ही टाइम है आपके पास, 20 क्वेश्चन आपने कर दिए भाई 15 मिनट में, 20 नंबर बन गए आपके। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 38 आते हैं, 20 क्वेश्चन हो गए, अब 18 क्वेश्चन करने हैं बस तेरे को। बात सही है, मैं बता रहा हूं, अच्छे से देख, जल्दी देखियो, जरूरी नहीं है पूरे क्वेश्चन को सही आंसर करने पे लगा पड़ा है। सही देखा, वहीं से टिक करके भाग गया। ऑप्शन क्या हो गया, सी। देख ले एक बार, स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ने भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ रहे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है 1 अपॉन एक्स 2 से 3। ठीक है, सही ऑप्शन बताना है, जल्दी से सोचो भाई, जल्दी से देख भाई, तेजी से चलने वाले हैं। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log x हो गया, और ये कितना आ गया 3 से 2, कितना आ गया 3 से 2, और ये कितना चल रहा है log k/4। अब देख लियो भाई, log k/4, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x आया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, फटाफट से अपर लिमिट माइनस लो लिमिट कर, log 3 हो जाएगा माइनस के log 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा log k/4। अब जरा गौर से देख, log k/4, ये कितना आ जाएगा log 3 अपॉन 2, कितना आ गया log 3 अपॉन 2। अबे log a माइनस log b कितना होता है log a अपॉन b, और ये कितना आ गया log k/4। ये log से log क्या हो गया, कैंसिल आउट, कितना आ गया 3/2 इक्वल टू k अपॉन 4, 3 अपॉन 2 इक्वल टू k अपॉन 4। तो यहां से k की वैल्यू क्या दिख गई, 6 दिख गई। इसके बाद तू सॉल्व कर लियो, 2 से काटेगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्लियर है, चल आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 49, इसका इक्वल टू दे रखा है a tan इनवर्स x अपॉन 7 प्लस c। तब हमें किसकी वैल्यू बतानी, a की वैल्यू बता, किसकी वैल्यू बतानी, a की। जल्दी से देख, जल्दी से देख, बिना सोचे समझे इसका आंसर बता दे तू, जल्दी से बता, तुरंत आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन सी आ रहा है भाई, जितने बच्चों को ऑप्शन सी आ रहा है एकदम करेक्ट है। देखो करना क्या, सीधे फॉर्मूला आपको लगाना है, ये इस तरीके के सवाल दिखेंगे भाई बोर्ड एग्जाम में, पेपर में, ऑब्जेक्टिव में। 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, a tan इनवर्स x अपॉन 7 प्लस c। ठीक है, अब भाई देख फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन 7। इतना सोचना ही नहीं है, सीधे टिक कर दे, कंपेयर करेगा, कंपेयर करने पर a tan इनवर्स x अपॉन 7। अब गधे बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आ गई भैया। a की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 7, मतलब ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। बात सही है, अगर तेरे को ज्यादा आसान लगा करे तो वीडियो को पॉज करा कर और सही आंसर तू निकाल के दे दिया कर, और एक बार चेक कर लिया कर बस, और तुरंत आगे बढ़ जाया कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ऐसा तू कर सकता भाई। ठीक है, मैं बस तेरे को आइडिया देना चाह रहा हूं कि पेपर इस तरीके के देखेंगे। और बात रही दूसरे
अब आप बोलोगे, है ना, कभी कभी आप बच्चों के दिमाग में आते भैया ऑब्जेक्टिव तो चल रहे हैं, बाकी सब्जेक्टिव का, भाई सब्जेक्टिव के लिए जितनी है मैंने डाल रखा है वो सफिशियंट है भाई। हर वीडियो में बोल रहा हूं, लास्ट वीडियो में बोला था मैंने ऑब्जेक्टिव वाली जो पहला पार्ट डाला था, अभी भी बोल रहा हूं, उतना सफिशियंट है। समर्पण कर ले और ये कर ले टॉप 200 भाई, उतना कर ले, बाकी तू प्रैक्टिस कर ले अपने आप से, ठीक है। ओवर डिपेंडेंसी करेगा टीचर पे, फंस जाएगा, पेपर में सवाल नहीं बनेगा तेरे से, क्योंकि पेपर में तेरे को लड़ना है पेपर जाके, क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। वो तू आइडिया करेगा कि मैं भैया ज्यादा सवाल करा दे ना, भैया उससे तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरी तो भैया बहुत ठीक ठाक प्रैक्टिस है भाई, ठीक है। मेरे खुद जेई मेन में बता रहा हूं मैं, मेरे खुद जेई मेन में 110 नंबर थे भाई 120 में से, ठीक है। तो भैया मेरी प्रैक्टिस तो ठीक ठाक है, तू अपनी प्रैक्टिस कर, मैं उसी आइडिया से तेरे को चीजें बता रहा हूं भाई, ठीक है। हाँ, तो भाई तेरी प्रैक्टिस होना जरूरी है, इसीलिए तू क्वेश्चन कॉपी पेपर और पेन लेके बैठ और दबा के प्रैक्टिस कर भाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, इफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx इक्वल टू 8 tan 7 माइनस 4x प्लस c, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन करना है भाई इसका, इंटीग्रेशन करोगे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 10, तो कितना आ गया 10 7 माइनस 4x प्लस c। अब नजर डालते हैं x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है -4, तो मल्टीप्लाई में तो फाइनल आंसर में किसमें आने वाला है, डिवाइड में आ रहा है, आने वाला है, तो कितना आ गया 8 tan 7 माइनस 4x प्लस c। तो यहां से तू कंपेयर करेगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू है माइनस के 1/4, मतलब ऑप्शन डी। एक एक नंबर, एक एक स्टेप में सवाल हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूं, बात सही है। हाँ, इसीलिए जो तेरे बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर और 4 ही 5, इन पे कमांड है ना, तो छोटे क्वेश्चन जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट से भी उठ के आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है बेटा पहले ही बुक से बनते हैं, ठीक है, वहां पे कंसेप्चुअल चैप्टर बहुत है, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स से बीच में से कुछ क्वेश्चन उठा के दे देगा आपको, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा था, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड लाइन x इक्वल टू a, ठीक है। हमें एरिया निकालना है, ठीक है। कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड लाइन x इक्वल टू a, तो भैया इसके लिए पहले आपको कर्व बनाना आना चाहिए कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कर्व कैसा बनता है, ठीक है। ये कर्व है मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ओके भैया, ये आपका ऑरिजिन होता है, बहुत शानदार ऑरिजिन होता है 0,0, और ये लाइन है आपकी x इक्वल टू a, ये लाइन है आपकी x इक्वल टू a। अब उसने पूछा एरिया, तो एरिया मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है टोटल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ओ ए बी और सी, ठीक है। तो जितना एरिया ओ ए बी का होगा, जितना एरिया ओ ए बी का होगा, उतना ही एरिया इसका होगा। अभी बात समझ में आ रही है, इतना एरिया आपका ये वाला होगा, ये वाला होगा, रेड पार्ट वाला होगा, ये वाला होगा रेड पार्ट वाला, उतना ही एरिया नीचे वाला होगा। तो एक काम करें, रेड पार्ट वाले का एरिया निकाल देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो वाले एरिया आ जाएगा जो हमें, मतलब कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो ये वाला एरिया निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो भाई। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट क्या होगा, a,0, वर्टिकल स्टेप डाली, बढ़िया है भाई, वर्टिकल स्टेप डाली, तो सीधा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आप जानते हो क्या होता है, सीधे 0 से लेकर a, कहां तक इंटीग्रेट करें, 0 से a y dx, ठीक है। y dx कितना हो जाएगा, वहीं से सॉल्व कर लेना फटाफट से, टाइम नहीं होता भाई पेपर में, ऑब्जेक्टिव में। तो भाई 0 से a, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y स्क्वायर तेरे को 4ax दे रखा है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2√ax हो जाएगा, तो इसमें क्या सोचना, ठीक है। तो कितना आ गया 2√ax, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने ये वाला एरिया निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट एरिया चाहिए, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये जो 0 हो गया ये a हो गया, और ये कितना आ गया √ax dx, तो ये 4 टाइम्स हो गया, ये रूट a है, ये रूट a बाहर आ जाएगा भाई मेरे, तो कितना आ जाएगा 0 to a और √x dx आ जाएगा, 4√a√x dx आ गया। कोई दिक्कत है यहां तक, सब बढ़िया चल रहा है, चल भाई 4√a, 4√a क्लियर है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन जल्दी से सोच कितना होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर, बिल्कुल सही चल रहा है, एक्स की पावर 3/2, भाई मैं नहीं बताने वाला, देख लियो भाई 3/2, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाए, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये 2 कहां निकल जाएगा, ये 2 कहां निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8/3, कितना आ जाएगा 8/3 आ गया, कितना आ गया 8/3, और ये है a की पावर 1/2 और x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, और ये चल रहा है a से 3, ठीक है। अब तू सॉल्व कर ले, अगर तू यहां पे कर ले a से 0, ठीक है भाई, यहां कोई दिक्कत हो तो देख ले, सॉल्व कर रहा हूं, कोई ज्यादा अलग काम नहीं कर रहा, 8 की पावर 8/3। अब यहां पे जरा गौर से देख, a की पावर 1/2 है, और यहां डालेगा अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करेगा, तो a की पावर 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/3, a की पावर 3/2, ये कितना आ गया 4/2, 4/2 कितना आ जाएगा 8/3 a स्क्वायर, मतलब ऑप्शन ए तेरा एकदम करेक्ट है भाई,
ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। सही है, बाकी यहां तक तू देख ले, इसके बाद तो तू सॉल्व कर ही लेगा भाई, मेरा काम यही करता भाई। इसके बाद तू सोच रहा है ना भैया इसके बाद ही समझा दो, तू बड़ी गलती कर रहा है। इसके बाद तो काम तेरा होगा भाई, ठीक है, क्योंकि अपन डेफिनेट और इंडेफिनेट क्वेश्चन करके आ चुके हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस है मैंने सारे कराए, ठीक है। ठीक है, अब ये इस तरीके की कैलकुलेशन तू सॉल्व कर ले, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल तेरे समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन ए है। आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखा था, वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन कितना दे रखा है, 4 यूनिट दे रखा है, ठीक है। तब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान होना चाहिए, अगर मैं आपसे बोलूं ए का बी पे प्रोजेक्शन, ध्यान रखना क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप होता है। इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको वेक्टर के पीवाईक्यू करा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था ये वाली, ठीक है। ए ऑन बी कितना होता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप। चलिए भाई, अब यहां पर बोलना है इसका इस पे प्रोजेक्शन, मतलब सपोज करो आपको दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी कैप, कितना दे रखा है, 4 यूनिट दे रखा है, ठीक है। ए वेक्टर कितना होता है, ए वेक्टर आपको दे रखा है लैम्डा आई प्लस का जे प्लस का 4 के कैप। ओके भाई, बिल्कुल सही है। बी कैप का मतलब होता है, बी कैप का मतलब होता है बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से लैम्डा आई प्लस का जे प्लस का 4 के डॉट बी, बी वेक्टर कितना दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है 2i प्लस का 6j प्लस का 3k अपॉन अंडर रूट में, अपॉन अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है भाई। अब ऊपर वाले का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा आ गया, ये 6 हो गया, और ये कितना आ गया, 4 3 12, और ये नीचे कितना बनना है, 7, 7 चौक कितना हो गया, 28। भाई देख लियो, कैलकुलेशन कर लियो, 9 4 13, 13 प्लस 36 कितना होता है, 49, 49 मतलब 7, 7 मतलब इधर गया 8 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। तो यहां से 2 लैम्डा और 12 6 कितना आ गया, 18, 18 मतलब 2 लैम्डा, 2 लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, 2 लैम्डा इक्वल टू 10 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल भाई तेरे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू बतानी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताइए साहब इसका, ठीक है। देखो क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ए क्रॉस सी आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, बी क्रॉस सी आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, बी क्रॉस ए आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, सी क्रॉस ए आ जाएगा, प्लस सी क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है साहब। यहां से देखोगे तो ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस सी है, इन दोनों को, इन तीनों को बिल्कुल सेम रखना भाई, इनसे हाथ भी मत लगाइए। अब एक बात बता, इस बी क्रॉस ए को मैं माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकता हूं, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, जो ए क्रॉस बी होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान होनी चाहिए वेक्टर की, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, माइनस का ए क्रॉस सी आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस के बी क्रॉस सी आ जाएगा, ठीक है। ये बी क्रॉस सी खत्म, ए क्रॉस सी खत्म, ए क्रॉस बी खत्म, सब आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहां कितना बचेगा, जीरो वेक्टर बचेगा। जीरो वेक्टर मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आया होगा सवाल। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ रहे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे रखा था, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस के साइन dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके एंगल की जगह, एक्स की जगह अगर डेरिवेटिव वाले टर्म्स आ गए हैं भैया, तो ध्यान रखना उस केस में डिग्री क्या हो जाएगी, सीधे आपको ध्यान रखना है, सीधे डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। सीधा भाई लड्डू गुड्डी, डिग्री कितनी होगी, नॉट डिफाइंड होगी। इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, सीधा आपको आंसर ठोकना भाई, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ रहे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रखा है, पी एंड क्यू आर डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पी है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है, और जो क्यू है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, ठीक है। तब हमें वैल्यू बतानी है किसकी भाई, तब वैल्यू बतानी है 2p माइनस का 3q। किसकी वैल्यू, 2p माइनस 3q। अब जरा देख भाई, यहीं से देख ले कि इस क्वेश्चन का ऑर्डर कितना है। ऑर्डर तो 3 है, और डिग्री कितनी है बेटा, जल्दी से बताओ। डिग्री 2। भाई साहब डिग्री 2 नहीं होगी, जिन बच्चों की डिग्री 2 आ रही है ना वो गलत है। ध्यान रखना, हमेशा जो डिग्री काउंट करी जाती है वो हाईएस्ट ऑर्डर की काउंट करी जाती है। इन सब में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है बेटा, यही है। तो इसी की डिग्री काउंट करी जाएगी, तो डिग्री क्या है इसकी भाई, 1 है। तो पी की वैल्यू 1 है क्योंकि पी आपका डिग्री है, और क्यू की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहां रखो 2 इंटू, यहां वैल्यू रखो भाई, पी की वैल्यू 1 है, माइनस 3 इंटू 3, तो कितना आ गया, 2 माइनस 9, कितना आ गया, -7। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है भाई। ध्यान रखना, इस तरीके के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी सवाल अपने हमें यूनिक सवाल है भाई, देख जरा सवाल को। क्वेश्चन की क्या बतानी है हमें, डिग्री बतानी है, ठीक है। अब देखो यहीं से बच्चे बताए जाते हैं डिग्री 1 है, गलत है भाई, डिग्री इसकी 1 नहीं है। हमेशा डिग्री और ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होते हैं, नेचुरल नंबर में होते हैं भाई, ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक काम कर, इसका एलसीएम ले भाई, ये है dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन dy अपॉन dx इक्वल टू 5। ये ध्यान रखियो, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तेरे को। एक बार क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से लिख ले, dy अपॉन dx प्लस के 1 अपॉन dy अपॉन dx इक्वल टू 5। एलसीएम ले भाई, एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 1, और नीचे कितना चलेगा dy अपॉन dx। ऐसे ले सकते हैं भाई, बिल्कुल ले सकते हैं, और ऐसे ही करेंगे अब। एलसीएम लिया, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद मेरे भाई इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 आएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 5 dy अपॉन dx। dy अपॉन dx, तो यहां से सीधे आइडिया लगाएगा इसका डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी मेरे भाई 2 हो जाएगी। डिग्री कितनी होगी 2। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेगा तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम किस में निकालते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी भाई, dy अपॉन dx प्लस के py इक्वल टू q, याद हो जानी चाहिए भाई सब, सवाल जरूर आएगा, 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी बन सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सवाल, ठीक है। चलो भाई, यहां तो हमसे खाली क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले भाई एक बार सवाल को अच्छे से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करोगे तो ये आ जाएगा y, ठीक है, इक्वल टू 2 log x, ठीक है। तो dy अपॉन dx को अकेला बनाना पड़ेगा। अकेला बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x log x से। किससे, x log x से। log x से log x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये पूरा आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो dy अपॉन dx प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन x log x इंटू वाई, और ये कितना बचेगा 2 अपॉन x, ठीक है। हमें यहां से p की वैल्यू कितनी मालूम पड़ेगी, p की वैल्यू मालूम पड़ेगी 1 अपॉन x log x, 1 अपॉन x log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपका e की पावर p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x log x, 1 अपॉन x log x। log x को क्या मानिए t, log x को t मानोगे तो कितना आ जाएगा, याद कर ले भाई, 1 अपॉन x कितना आ जाएगा 1 अपॉन x dx, और ये आ जाएगा dt। तो ये आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन t dt, e की पावर 1 अपॉन t dt आ गया। log x को t मानेगा तो log x को t माना 1 अपॉन x dx 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो गया log t। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना हो गया log t। और t याद करो मैंने जो समझाया था डिफरेंशियल इक्वेशन, ये t कहां आ जाएगा, t आ जाएगा e की जगह, तो ये आ जाएगा t, ठीक है। और e जो कहां निकल जाएगा, e निकल जाएगा t की जगह, तो आ जाएगा t। और t बराबर आपने क्या माना था, t बराबर माना था आपने log x, t बराबर क्या माना था log x। तो इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा log x आ जाएगा, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं ये सवाल तेरे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है 2 वेक्टर, ए वेक्टर, आपको ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है। और ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर। तब इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन कंडीशन ऑफ कोलिनिटी को फुलफिल करता है, ठीक है। ये सवाल आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है, ठीक है। तब आपसे बोल रहा है कौन सा ऑप्शन कंडीशन ऑफ कोलिनिटी को फुलफिल कर रहा है। तो देखो ध्यान रखना, कंडीशन ऑफ कोलिनिटी क्या होता है, जब कंडीशन ऑफ कोलिनिटी किसके लिए होती है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तब वहां पे मेरे भाई कंडीशन ऑफ कोलिनिटी लगती है। कंडीशन ऑफ कोलिनिटी, जैसे ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर दे रखा है आपको a1i प्लस के बी a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर आपको दे रखा है b1i प्लस का b2j प्लस का b3k, ठीक है। हाँ, कंडीशन ऑफ कोलिनिटी के लिए दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a3 अपॉन b3 आ जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, दो वेक्टर तभी कोलिनियर होते हैं जब उनके दो वेक्टर, उनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होता है, होना चाहिए इक्वल। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है भाई। ये सवाल बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया, ध्यान रखना भाई, सवाल बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रखा है इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल π/4 है,
एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तब आपको बतानी है भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू बतानी है। तब आपको किसकी वैल्यू बतानी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल कितना, पाई बाई 4। यहां देखो जरा, यहां आपको ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो भैया इसकी जगह ए क्रॉस बी की जगह ये लिख दो आप, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, थीटा कितना दे रखा है, ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल पाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई 4 इक्वल टू 1। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई रूट 2 इक्वल टू 1। रूट 2 को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ गया, रूट 2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ गया, रूट 2 के इक्वल आ गया। क्लियर है, चलिए साहब सब बढ़िया है। हाँ, अब आपसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछ रहा था। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप जानते हो कितना होता है, मॉड ए, आप जानते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए कितना है, मॉड ए मॉड बी की वैल्यू कितनी है, रूट 2। ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, पाई बाई 4, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4, ठीक है, रूट 2 कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई रूट 2। ये रूट 2 से रूट 2 खत्म, कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके बेहतरीन तरीके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर। पी क्यू आर की डिस्टेंस बतानी है कहां से भाई, वाई एक्सिस से। कहां से बतानी है भाई, वाई एक्सिस से। अब एक बात बताओ, वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, 0 होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 100% 0। क्योंकि जो पॉइंट है, मेरे को एक पॉइंट दे रखा है पी क्यू आर, इस पॉइंट की, है ना, सुनना मेरी बात, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से क्या बतानी, डिस्टेंस बतानी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो भाई इसका ध्यान रखना, वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। तो वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0। तो ये मान लो पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट मान लो बी है, और दोनों में लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा, पी माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, क्यू माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और भाई आर माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से ए बी बराबर जो भी डिस्टेंस आ जाएगी, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट है। ध्यान रखना ये वाली बात, हो सकता है ये क्वेश्चन में पॉइंट पी क्यू आर देके चला जाए और वाई एक्सिस की जगह क्या कर दे, एक्स एक्सिस कर दे। तो एक्स एक्सिस कर देगा तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपका, पी आ जाएगा पॉइंट ए का। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस आर। ठीक है, अब इस सवाल के लिए ना कोई आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, सीधे आपको कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो सीधे आप ऑप्शन लगा दोगे। ठीक है, देखो यार, आपसे बोल रहा है कि उस लाइन के आपको डायरेक्शन रेशियो बताने जो जेड एक्सिस के पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो, जेड एक्सिस के। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे, सुनना मेरी बात गौर से, अगर आपसे नॉर्मली जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो पूछता है तो हम जीरो डायरेक्शन रेशियो 001 बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 001 डायरेक्शन रेशियो किसके, जेड एक्सिस के। ठीक है, और अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो ये होता है 100, और वाई एक्सिस की बात करूं तो 010। तो यहां बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपको उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताने जो जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो सीधे ऑप्शन आपको डी पे जाना है, और किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। अगर वो खाली बोले कि जेड एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ऑप्शन लगा देना ये वाला। अगर बोले एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये बोल लगा देना ये। और जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है जेड एक्सिस के पैरेलल है तो लगा देना ऑप्शन डी। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल देखा, द लाइन्स x माइनस 2/1, y माइनस 3/1, z 4 माइनस z/k, और दूसरी लाइन आपको दे रखी है, और दोनों लाइन क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तब मेरे भाई किसकी वैल्यू बतानी है, की वैल्यू बतानी है। ये भी अपने आप एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। और अगर मैं बात करूं इस तरीके का, थोड़ा अगर सवाल ट्विस्ट करके दे दिया जाए तो 3 नंबर में भी सीधा सवाल बन जाता है यार। ठीक है, हाँ। अब देखो एक काम करो, पहले इस लाइन को अच्छे से देखो। लाइन को देखोगे, x माइनस 2/1 इक्वल टू वाई माइनस 3/1। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। ये 4 माइनस जेड है, इसे बनाओ z माइनस 4 अपॉन, माइनस का निकल जाएगा, नीचे निकल जाएगा। ध्यान रखना कितना आ जाएगा, माइनस के। ये आ जाएगा भाई x माइनस 1/k, और मेरे भाई y माइनस 4/2, और ये कितना आ जाएगा, z माइनस 4/z माइनस 5/-2। दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो भाई क्या करना है, याद है फॉर्मूला, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होता था, 0 के इक्वल होता था। तो कितना आ जाएगा, k इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, k इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो 1 इंटू के प्लस 1 इंटू 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा 2 इंटू के इक्वल टू 0। तो 2k प्लस के कितना आ गया 3k प्लस 2 बराबर कितना आ गया 0। तो यहां से सीधा k की वैल्यू कितनी आ गई -2/3। मतलब ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो भाई सीधे क्वेश्चन पे चले जा रहे हैं, कोई बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे, सीधा क्वेश्चन पे फोकस है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भाई आप ही को करना है, ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, अच्छे से देखना इस सवाल को, सही आंसर बताना भाई। ठीक है, यहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन वही है कि दोनों लाइन राइट एंगल पे है, राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर दोनों लाइन। ठीक है, तब आपको किसकी वैल्यू बतानी है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लगा दियो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड ए एक्स प्लस बी वाई ऑफ एन एलपीपी हैज मैक्सिमम वैल्यू 42 एट 4,6 एंड मिनिमम वैल्यू 19 3,2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है। अब एक बात सोच, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना दे रखा है तेरे को ए एक्स प्लस के बी वाई। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अपनी, सुन मेरे भाई गौर से, अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे दे रहा है 4,6 पे दे रखा है, और कितनी दे रखा है 42 दे रखा है। तो यहां पर एक काम कर, एक्स की जगह 4 डाल दे, 4a प्लस 6b कितना दे रखा है 42 दे रखा है। अब सही है 42 दे रखा है, एक काम कर ये 42 दे रखा है, बिल्कुल सही है। ओके भैया, शानदार है बिल्कुल चीज। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मान ले, अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अपनी मिनिमम वैल्यू दे रहा है किस पॉइंट पे 3,2 पे। 3,2 पे क्या दे रखा है 3a प्लस कितना दे रखा है 2b, कितनी दे रखी है बेटा 19 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कर, छोटा सा काम करना है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन टू में 3 का मल्टीप्लाई कर। इक्वेशन 2 में क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई, हमें वेरीफाई कराना ना, या तो ऑप्शन सेटिस्फाई करा ले, ऑप्शन थर्ड मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर ए बी की वैल्यू निकाल दे, जैसे बचपन में निकालते थे। क्या करना है, एक ही जगह 3 का मल्टीप्लाई कर दे इस वाली इक्वेशन में, तो कितना आ जाएगा 6, 3 का मल्टीप्लाई करेगा तो 9a हो जाएगा, और ये 6b हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 19, कितना हो गया 57 हो गया, 57 हो गया। और ये रहा तेरा 4a प्लस 6b, ये जो इक्वेशन 1 है 42। ठीक है, ये माइनस कर दिया, माइनस करेगा तो 6b आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 में से कितना आ गया 5a बचा, और यहां कितना बचेगा 15 बचेगा। तो a की वैल्यू क्या दिखेगी, a की वैल्यू 3 दिखेगी, a की वैल्यू क्या दिखेगी 3, और a की वैल्यू 3 जो है एक ही ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन है थर्ड, a की वैल्यू 3 उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दियो, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में डाल दियो, तो तेरे को b की वैल्यू मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5 है तेरा आंसर। उम्मीद करता हूं तेरे बात समझ में आई होगी भाई। आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, ये है ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वालिटीज, बोथ द इक्वेशन। एक बार देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द बोथ ही इनइक्वेशन, हाँ बोथ ही इनइक्वेशंस 2x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 10x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। सीधी बात बोल रहा है, इस तरीके के सवाल भी आपको पेपर में दिखते। चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोनों इनइक्वेशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से भैया देख लेना, पहला वाला चेक करके देखना, इन दोनों में देखना कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये आपके लिए सवाल है, इसे आप करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन, ओ सॉरी आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं भाई प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको 0.4 दे रखा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको 0.3 दे रखा है। तब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना भाई। देख, अच्छा ये बात तेरे को पता होनी चाहिए, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। तो यहां से जब तू देखेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया यहां से 0.12 आ गया, कितना आ गया 0.12 आ गया। ठीक है, तेरे से क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.3 माइनस कितना है 0.12, कितना आ जाएगा 0.12। जब ये तू ऐड करेगा, बिल्कुल सही है क्या, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है सही है, शानदार। तो ये कितना आ जाएगा तेरा 0.4 प्लस 0.3 कितना आ गया 0.7 आ गया, माइनस कितना आ गया 0.12, 0.7 में से माइनस 1.2 माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा 0.58, 0.58 मतलब ऑप्शन बी तेरा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, 0.7 माइनस 0.12 कितना आ जाएगा 0.58, 0.58 मतलब ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ रहे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आपको इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करके दे रखी है 1/10 3/10 के, और आपको पता होगा कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनका जो सम होता है भाई कितना होता है 1 होता है। तो यहां से तरह के की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो 1/10 3/10 भाई याद पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो ये कितना आ गया k प्लस के 4/10 इक्वल टू 1, के बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस के 4/10, तो ये कितना आ जाएगा 6/10। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6/10, 6/10 को हम क्या लिखते हैं 3/5, और 3/5 मतलब ऑप्शन कौन सा है बी एकदम करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे भाई ध्यान रखियो कि इनका जो सम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम किसके बराबर होता है 1 के इक्वल, तो 1/10 प्लस 3/10 प्लस के इक्वल टू 1। यहां सॉल्व करने के बाद की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/10, 6/10 मतलब 3/5 तेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन, द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये सवाल भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स का सवाल है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आया भाई, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है। ठीक है, चलो ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो भाई देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की कहानी होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर होगा। ठीक है, हाँ ये वाली बात कंफर्म है, बिल्कुल सही है। ओके, तो यहां से एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू क्या दे रखी है 0.3 इंटू कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, हमें मालूम पड़ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर होगा 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा। ठीक है, चलो साहब, अब हमें एक और रिलेशन दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बराबर है किसके 0.5 के, पी यूनियन एफ किसके बराबर है 0.5 के, 0.5 के। ओके भाई, चलो सर, तो यहां से जब फॉर्मूला लगाओगे कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस के प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ये बात सही है, अच्छे से ध्यान रखना, सवाल अच्छा सवाल है काफी। अब यहां से एक बात देख अच्छे तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है तेरा 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है 0.3 और कितना आ जाएगा पी एफ आ जाएगा बराबर 0.5। सही है साहब, सबके समझ में आ रही है बात। हाँ, तो यहां से एक बात बता, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस के 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेशन तू संभालियो भाई, तो ये कितना आ गया 0.5 माइनस कितना आ गया 0.2, 0.5 माइनस के 0.3, तो यहां से 0.7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ गया, ये आ गया 0.2 आ गया, तो यहां से पी एफ कितना आ गया, पी एफ जब तू देखेगा तो पी एफ आ जाएगा 2/7, 0.2/0.7 कितना आ जाएगा 2/7। तो यहां से मैं पता लगा कि पी एफ कितना आ गया 2/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू 2 यहां डाल दे, 2/7 यहां डाल दे, तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3 इंटू 2/7। तो यहां से जब तू देखेगा तो ये आ जाएगा 3/10 इंटू 2/7, तो ये आ जाएगा तेरा क्या, देख अच्छे से, ये आ जाएगा काट दे 2/5 आ गया, तो कितना आ गया 3/35। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया 3/35। क्यों, क्योंकि भैया हमें यहां पे इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पी ई बाई एफ कितना होता है, पी ई बाई एफ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन अपॉन एफ अपॉन पी एफ, माइनस के पी एफ बाई ई कितना होगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई। सही है, ये वाली बात, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकाला तूने 3/35, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 2/7, सही है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना है 3/35, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 3/10, 0.3 कितना होता है 3/10, ये यहां से ये 7×5 हो गया, जरा काट, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो एक काम कर, ये कितना आ गया 3/10 हो गया, माइनस माइनस ये कितना आ गया 10/35 आ गया, 10 ऊपर जाएगा ये आ जाएगा 35। ठीक है, अब यहां से कितना आ गया 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, तो कितना आ गया 3/10 माइनस 2/7, कैंसिल आउट कर रहे हैं भाई, बढ़िया सवाल है। अब देखिए तो यार 23 का सवाल था, कितनी बढ़िया कैलकुलेशन करा रहा है सामने वाला। ठीक है, अब यहां से देख एलसीएम लेगा तो कितना आ गया 7 21 10 दूनी 20 अपॉन कितना आ गया 70, तो कितना आ गया 1/70। ऑप्शन डी एकदम सही है। सवाल देख कितना बढ़िया सवाल दिया सामने वाले ने, 2023 का सवाल है बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, यहां से देख अच्छा सवाल है काफी, आगे बढ़ रहे हैं इंपोर्टेंट, आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बोले या फिर आप ए नॉट बोलो, कितना है 1/2 दे रखा है,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार की वैल्यू कितनी दे रखी है 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना देगा 1/4। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी बार। ठीक है चलो, तो आपसे बोल रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी बार की वैल्यू निकलवाने के लिए बोल रहा भाई, तो इससे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ठीक है साहब। हाँ, अब एक बात देख भाई, यहां से इसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। देखो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, जो बार है ना, इसे हम लिखते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। बात एक ही है बेटा, या तो बार लगा दो डैश लगा दो, एक ही बात होती है। ठीक है, अब इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है, ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का डैश। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश अपॉन कितना आ जाएगा पीबी डैश। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश किसके बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये इसके बराबर है अपॉन कितना है पीबी डैश। अब यहां से इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की, मैंने कि बेटा बहुत आसानी से निकल जाएगी। कैसे, जरा एक बात तो फॉर्मूला याद है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, क्या यही तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये क्वेश्चन भी बेटा बोर्ड एग्जाम 2023 का ही है। अब सवाल देख कितने बेहतरीन सवाल आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सुन भाई गौर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, देख प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना है 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, ये होता है 1 माइनस पी ए बार। अबे ध्यान से देख लियो, पी भी कितना होता है, ये होता है 1 माइनस के पी बी डैश, बात एक ही है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तेरे को दे ही रखा है, कितना दे रखा है 1/4। ये 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। पी ए डैश कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है, पी बी डैश कितना दे रखा है 2/3 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 1/4। कुछ नहीं है भाई, पी ए किसके बराबर होता है 1 माइनस पी ए नॉट, पीबी किसके बराबर होता है 1 माइनस पीबी नॉट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना दे रखा है 1/4। अब सॉल्व कर ले भाई, सॉल्व करेगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 3 6, एलसीएम आ जाएगा 6, या जो भी ले ले भाई 2 3 6 कितना आ जाएगा, एलसीएम ले ले यार, इसमें अब क्या है 2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 2/3 माइनस 1/4। सही है, अब इनको सॉल्व कर, 3/2 माइनस 1/4 सॉल्व कर ले यार, सॉल्व करने की टेक्निक जो भी है यार कुछ भी हो सकती है यार, क्या फर्क पड़ता है। तो 3/2 माइनस 2/3 कितना आ जाएगा, जरा सॉल्व कर ले भाई इसको। सॉल्व करेगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 माइनस 2/3। सही है। हाँ, तो यहां से कितना आ गया 5/4, 5/4 माइनस के 2/3, 5/4 माइनस 2/3 आया। और यहां से जब तू एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, 12 मतलब कितना आ जाएगा 20, 4 5 4 3 12, ये आ जाएगा 15, 4 3 12, और ये कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 आया, और 4 दूनी 8, 15 में से 8 गया कितना बचा 7, 7 बट्टे 12। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ गई 7/12। अब 7/12 यहां पे डाल दे इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां जब तू डालेगा तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन 1 की, 1 माइनस के 7/12 अपॉन पीबी कितना दे रखा है, पी बी बार कितना दे रखा है 2/3। ठीक है, तो यहां से जब सॉल्व करेगा तो 12 में से 5 गया, एलसीएम लिया 12 में 7 गया 5, 5/12 अपॉन 2/3, तो कट गया 3 चौक 12 हुआ, और ये कितना आ गया 5/8, 5/8 मतलब ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है भाई। कैलकुलेशन है, अब तो कैलकुलेशन को तू जैसे चाहे सही संभाल ले भाई। मैंने क्या करा, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकाली, इस फॉर्मूले से सॉल्व करा, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 7/12, 7/12 मैंने इक्वेशन 1 में डाली, पीबी डैश मेरे को कितना दे रखा 2/3 रखा। सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी आ गया एकदम करेक्ट आंसर। आगे बढ़ रहे हैं भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दे रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स द ट्रुथ, है ना, ए स्पीक्स द ट्रुथ 4/5, ठीक है, एंड दैट ऑफ बी स्पीकिंग द ट्रुथ इज 3/4। मतलब ए के सही बोलने की प्रोबेबिलिटी मतलब जो भी है भाई 3/4 दे रखी है, और बी के क्या दे रखी है, सॉरी ए के कितनी दे रखी है 4/5, और बी के क्या दे रखी है, बी की दे रखी है 3/4। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट इज। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि उस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब वो एक दूसरे की बात का मतलब जो भी है ना, वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे की बात को एक दूसरे के स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो भाई सीधी बात है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है कि एक सही बोले तो दूसरा झूठ बोले, और या फिर जैसे सीधी बात है जब ए सच बोल रहा है
तो बी क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, यही तो होगा यहां पे। ठीक है, ए सच बोल रहा है तो बी क्या बोल रहा है, झूठ। या ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई, ए झूठ बोल रहा हो और बी क्या बोल रहा हो, सच। यहां पे कॉन्ट एक दूसरे के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब यह है कि एक सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये नहीं कि पता नहीं कौन कौन सी बात कर रहे हैं। यहां पे सिर्फ यही बात है कि एक अगर ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, ए झूठ बोलेगा तो बी सच बोलेगा। क्यों? अब देखो यहां झूठ सच बोल रहे हैं तो एक दूसरे के स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दोनों झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि भैया नहीं कर रहे, वो दोनों को एक दूसरे के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, सही बात कर, मतलब झूठ ही बोल रहे हैं दोनों। दोनों सच बोल रहे हैं तो भी बात नहीं बनेगी, सही है। एक झूठ एक सच, एक सच एक झूठ, बात समझ में आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है आपको 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी बी हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन की तरह। पी ए डैश कितना आ जाएगा, 1 माइनस पी ए हो जाएगा। पी बी कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से 4/5 1 माइनस पीबी, 1 माइनस पीबी कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 3/4 प्लस 1 माइनस पी ए। 1 माइनस पी ए कितना आ जाएगा, 4/5 इंटू कितना आ जाएगा, 3/4। तो यहां से कितना आ जाएगा, 4/5 इंटू कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस कितना आ जाएगा, 1/5 इंटू कितना आ जाएगा, 3/4। सही है भाई। तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व कर लें। कितना आ गया, 4/20 प्लस 3/20। तो यहां से सॉल्व करेगा तो आंसर ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा 7/20, मतलब ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है भाई। ठीक है, बात समझ में आई, तेरे क्वेश्चन समझ में आया, बढ़िया भाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन तू और तैयार कर लियो, पी वाई क्यू क्वेश्चन और देख लियो। ठीक है, जो तेरे पास पी वाई क्यू की बुक होगी वहां से क्वेश्चन और देख लियो, एनसी जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं भाई, इतने सवाल। ठीक है, बाकी तू प्रैक्टिस कर अपने अच्छे तरीके से। कोई डाउट हो तो एक बार टेलीग्राम पे डाल दियो, मैं सॉल्व करके दे दूंगा, पूरा दम लगा दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। बाकी आज आपका वेडनेसडे हो गया, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन बचे हैं भाई। जितना मेहनत करना है कर लो एकदम तगड़े तरीके से। सैटरडे को जाके पेपर अच्छे तरीके से जाके फोड़ देना भाई। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं, अब आप बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बाकी आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, ओके बाय।